नमस्ते बच्चों। डीजी स्कूल में आप लोगों का पुनः एक बार स्वागत है। अब हम लोग आगे जानने का प्रयास करेंगे कि मुगल कालीन राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्था कैसी थी। मुगलों में जो है उत्तराधिकार संबंधी कोई निश्चित नियम नहीं था। मुगल साम्राज्य में सुचारू रूप से प्रशासन चलाने के लिए अधिकारियों की व्यवस्था की गई थी। इसमें से कुछ प्रमुख हैं, जैसे कि वजीर है, मीर बख्शी है, सदर उस सुदूर है। अब देखते हैं इसमें वजीर कौन होता था। यह साम्राज्य का जो है प्रधानमंत्री होता था वजीर। उसे सैनिक तथा असैनिक दोनों मामलों में असीमित अधिकार प्राप्त थे। अकबर के काल में वजीर को वकील और वित्त मंत्री को वजीर कहा जाता था। वह लगान वसूल करने के प्रबंध भी जो है देखभाल करता था। प्रारंभ में वजीर जो है राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था, किंतु कालांतर में अन्य विभाग भी जो है इसके अधिकार में रहने लगा। तो ये तो था वजीर। अब हम देखते हैं मीर बख्शी। मीर बख्शी क्या था? ये सर्वोच्च वेतन अधिकारी था। मीर बख्शी का प्रमुख कार्य जो है था ये सैनिकों की भर्ती करना, उसका हुलिया रखना, उसको रसद प्रबंधन, है ना, सेना में अनुशासन रखना तथा सैनिकों के लिए हथियार तथा घोड़े हाथी का प्रबंध करना था। इसके बाद जो है प्रशासन के जो अधिकारी थे वो उनका नाम उसको कहा जाता था सदर उस सुदूर। यह जो है ये धार्मिक मामलों में बादशाह का सलाहकार होता था। वह धार्मिक मामलों, धार्मिक धन संपत्ति एवं दान विभाग का प्रधान भी होता था। कौन? सदर उस सुदूर, है ना। देखिए आपके किताब में जो चित्र दिया हुआ है, हुमायूं और ताहमस्य का, जो ईरान का शासक था, इसके बीच, दोनों के बीच जो है कि वार्तालाप का एक दृश्य दिखलाया गया है। मनसबदारी प्रथा जो है मुगलों की शासन प्रणाली की सबसे प्रमुख विशेषता थी। अरबी भाषा के शब्द मनसब का शाब्दिक अर्थ होता है पद। इसके दो भाग थे, जात और सवार। जात से तात्पर्य व्यक्तिगत सेना से था, जबकि सवार से तात्पर्य घोड़ों की संख्या से थी। अकबर द्वारा प्रारंभ की गई इस व्यवस्था में उन व्यक्तियों को सम्राट द्वारा एक पद प्रदान किया जाता था जो शाही सेना में होते थे। इन्हें दिए जाने वाले पद को मनसब और ग्रहण करने वाले को मनसबदार कहा जाता था। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था जो थी वो मंगोल नेता चंगेज खान की दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। अब खानसामा, यह जो है बादशाह के गृह विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। इसका कार्य शाही रसोई घर तथा राजमहल की अन्य आवश्यकताओं की व्यवस्था करना था। वह शाही परिवार के संपूर्ण खर्च का ब्यौरा भी रखता था। ताजमहल के सभी कर्मचारी इसके नियंत्रण में कार्य करते थे। काजी उल कुजात यानी मुख्य काजी। मुगल बादशाह जो है कि सभी मुकदमों का निर्णय स्वयं नहीं करते थे, इसलिए उसने राजधानी में एक मुख्य काजी या मुख्य न्यायाधीश जिसको भी कहते थे, उसको नियुक्त किया था। यानी कि मुख्य काजी ही मुख्य न्यायाधीश होता था, जो इस्लामिक कानून के अनुसार जो है न्याय करता था। दरोगा ए डाक चौकी, यह गुप्तचर और डाक विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। इसके दूत जो है वो सारे देश में होते थे और देश के कोने कोने से सूचना लाकर देते थे। मुगल काल में सेना के तोपखाने का प्रधान जो होता था वो मीर आतिश कहलाता था। इसका मुख्य कार्य जो है तोपखाने की व्यवस्था को देखना होता था। अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि मुगल काल में जो है आर्थिक व्यवस्था कैसी थी। मुगल काल में जो है कई बड़े नगर काफी प्रसिद्ध हो चुके थे, जिसमें आगरा, फतेहपुर सिकरी, लाहौर, बुरहानपुर, अहमदाबाद, बनारस, पटना, काबुल, राजमहल, हुगली, बर्धमान, ढाका और चटगांव आर्थिक रूप से संपन्न थे। मुगल काल में लोगों का मुख्य पेशा क्या था? कृषि था। इस समय उद्योग धंधों का भी पर्याप्त विकास हुआ था। सूती कपड़ा, ऊनी, रेशमी वस्त्र, लोहे के सामान, गुड़ और चीनी बनाने के काम जो है चलते थे। पीतल, तांबे और कांसे के बर्तन, सोना चांदी के जेवरात, मोती, हाथी दांत, मूंगा आदि के काम भी बहुतायत में होती थी। यातायात के लिए जो है मुगल काल में सड़क और नदी दोनों का जो है कि इस्तेमाल किया जाता था। मुगल साम्राज्य के सभी प्रमुख केंद्र जो है सड़क द्वारा जुड़े हुए थे। सड़कों पर सुरक्षा का प्रबंध था। यात्रियों के आराम के लिए जो है सड़क किनारे छायादार पेड़ लगे हुए थे, सराय बना हुआ था, कुएं आदि बनाए गए थे, है ना।
सूरत मुगल काल की बंदरगाह थी। मुगल काल में विदेशी व्यापार के लिए यह जगह जो है सूरत बहुत प्रसिद्ध थी। व्यापार जो है वो एशिया और यूरोप के विभिन्न भागों से होता था। आयात की मुख्य वस्तु जो थी वो ये थी सोना, घोड़ा, धातु, हाथी दांत, बहुमूल्य पत्थर, मलमल, इत्र आदि या आयात किए जाते थे। निर्यात की वस्तुओं में जो क्या-क्या निर्यात किया जाता था, तो हमारे भारत में सूती कपड़ा निर्यात होता था, काली मिर्च और मसाले आदि जो है कि प्रमुख थे निर्यात करने में। मुगल बादशाहों ने जो है साम्राज्य के अनेक प्रमुख नगरों में टकसालें खोली थीं। अन्य शासकों के साथ संबंध कैसे थे मुगलों के, इसको जानने का प्रयास करते हैं। मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध अभियान किए जिन्होंने जो है उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। जब मुगल जो है शक्तिशाली हो गए तो कई अन्य जो है शासकों ने जो है स्वेच्छा से इनकी सत्ता जो है स्वीकार कर ली। अनेकों ने तो जो है मुगल घराने में अपनी पुत्रियों के साथ के विवाह का भी जो है किया और उच्च पद प्राप्त किए, परंतु कुछ ने इसका विरोध भी किया। अकबर एक महान शासक। अकबर विश्व के महान सम्राटों में से एक था। उसके राज्यारोहण से भारतीय इतिहास में एक नए युग का उदय हुआ। यह युग शांति और समृद्धि का था। अकबर ने राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक तथा कला के क्षेत्र में सामंजस्य और समन्वय की नीति द्वारा एक सामाजिक संस्कृति का विकास किया। इसमें सभी वर्गों का योगदान था। अकबर ने साम्राज्य में शांति तथा समरसता स्थापित करने के लिए धार्मिक उदारवाद की नीति का अनुसरण किया। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर तथा जजिया कर को समाप्त करके जो है हिंदुओं को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की। यह धार्मिक स्वतंत्रता अकबर की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। विभिन्न धर्मावलंबियों के बीच सामाजिक एकता कायम करने के लिए उसने कई उपाय किए। इबादत खाना, दीन इलाही आदि धार्मिक सद्भावना तथा समन्वय की दिशा में उसके महत्वपूर्ण कार्य थे। इबादत खाना में मुस्लिम, ईसाई, पारसी, हिंदू, जैन धर्म के विद्वानों को आमंत्रित किया जाता था। सप्ताह में एक दिन अकबर उनके प्रवचन सुनता था तथा धार्मिक एवं आध्यात्मिक विषयों पर वार्तालाप भी करता था। अकबर ने सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए 1582 ईस्वी में दीन इलाही यानी तौहीद इलाही नामक नए धर्म की शुरुआत की। इस धर्म का प्रधान पुरोहित जो है वो अबुल फजल था। अकबर की जो नीति थी वो प्रजा के अधिकतम कल्याण पर आधारित थी। उसने प्रजा तथा शासक के मध्य की दूरी को पाटने की पूरी कोशिश की। समस्त साम्राज्य में प्रशासनिक एकता, भू राजस्व प्रशासन, समान कर प्रणाली, शासकीय पदों पर योग्यता के आधार पर नियुक्तियों के द्वारा एक ऐसा सुसंगठित प्रशासन तंत्र स्थापित किया जैसा मध्यकाल में पहले कभी भी नहीं हुआ था। अकबर ने संस्कृति के विकास के लिए भी जो है महत्वपूर्ण कार्य किए। उसने फारसी को राजभाषा बनाया तथा एक अनुवाद विभाग की भी स्थापना उसने की, जिसके द्वारा उसने संस्कृत, अरबी, यूनानी तथा तुर्की ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया। उसके दरबार में विभिन्न भाषाओं के विद्वान भी मौजूद थे, जिन्हें राजाश्रय प्रदान किया गया था। अकबर के दरबार में देश के उत्कृष्ट चित्रकार और संगीतकार थे। इनमें हिंदू और मुसलमान दोनों ही शामिल थे। अकबर के दरबार में 9 रत्न जो है कि मौजूद थे, जिनमें जो है कि जो प्रमुख हैं वो हैं बीरबल जो परम बुद्धिमान था, तानसेन संगीत में का सम्राट जो जिसको बोला जाता था, अब्दुल रहीम खान खाना थे जो प्रतिष्ठित कवि थे, राजा टोडरमल थे राजस्व एवं वित्त मंत्री थे ये, राजा मान सिंह थे जो प्रधान सेनापति थे। इसके अलावा मुल्ला दो प्याजा सलाहकार थे, हकीम इमाम ये खानसामा थे, अबुल फजल जो थे ये इतिहास प्रमुख प्रसिद्ध इतिहासकार, दर्शन शास्त्र के ज्ञाता और साहित्य के ज्ञाता थे अबुल फजल। इसके साथ ही जो है जो राजकवि थे ये फैजी और ये प्रसिद्ध लेखक भी थे। इन 9 रत्नों से जो है कि उनका दरबार हमेशा सजा रहता था अकबर का, इसीलिए अकबर जो है एक महान शासक इन लोगों के संरक्षण में बन पाया। अब हम लोग जो है मुगल काल में झारखंड की क्या स्थिति थी इसको जानने का प्रयास करेंगे।
आपको याद होगा कि अकबर के दरबार में जो है इतिहासकार जो थे अबुल फजल थे। उन्होंने जो अपनी किताब लिखी अकबरनामा, उसमें झारखंड के लिए जो है खोखरा प्रदेश का नाम जो है प्रयुक्त किया है। शेरशाह ने बंगाल पर अधिकार के क्रम में झारखंड के तेलैया गढ़ी के रास्ते का प्रयोग किया था। खान देश के शासक जो है आदिल शाह द्वितीय को झारखंडी सुल्तान की उपाधि मिली थी, जो शेरशाह का प्रपौत्र था। शंख नदी का नाम सुने हो, जो झारखंड में बहती है अपना, है ना? तो ये शंख नदी में पहले हीरे का जो है कि हीरा जो है कि मिलता था। इस हीरे के कारण जो है अकबर और जहांगीर का ध्यान जो है कि झारखंड पर था। 1585 ईस्वी में अकबर ने झारखंड को अपना जो है करदाता प्रदेश बनाया था, यानी टैक्स लेने वाला जो है प्रदेश बनाया था। जहांगीर के समय जो है पलामू में चेर राजा मेदिनी राय जो है शासन करता था, है ना? शाहजहां के पाशाहनामा में जो है इनके पलामू अभियान का जो है तिथिक्रम वर्णन है। शाइस्ता खान ने 1641 ईस्वी में और इतिकाद खान ने पलामू पर जो है आक्रमण कर मुगलों का जो है आधिपत्य स्थापित किया था पलामू में। ये शाहजहां के द्वारा नियुक्त बिहार के सूबेदार थे। शाइस्ता का, है ना, सूबेदार था बिहार में। शाहजहां के समय जो है मुगल और नागवंशियों का जो संबंध था वो बहुत ही अच्छा था, सौहार्दपूर्ण था। परंतु औरंगजेब के समय में मुगलों का संघर्ष मुख्य रूप से पलामू के चेर राजाओं के साथ होता रहा। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है कि झारखंड मुगलों से स्वतंत्र हो गया। देखिए अपने किताब में जो है दिया हुआ है, जो जानने के लायक है, तो जहांगीर की आत्मकथा थी तुजुके जहांगीरी। इसमें जो है कि छोटानागपुर क्षेत्र में सोने की प्राप्ति का उल्लेख किया गया है। और यहाँ पर देखो कि 1538 ईस्वी में शेरशाह के एक सेनापति था ख्वास खां। इसने जो है कि महाराजा महारथ को जो है पराजित किया। महाराजा महारथ चेर को, है ना? महारथ चेर को पराजित किया और लूट के सामान के साथ जो है श्याम सुंदर नाम का एक सफ़ेद हाथी जो था उसके पास, उसको प्राप्त किया था। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत